चलिए आज हम लोग देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ एवं विभाजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे 2 क्लास हम लोगों ने बना चुके हैं और 2 क्लास के बाद आज तीसरा क्लास है बौद्ध संगीति का। ये आखिरी क्लास होगा क्योंकि आज हम इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे पूरा तथ्य को बता चुके होंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग क्या कहते हैं कि बौद्ध संगीति जो है, संगीति मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी चीज़ के बारे में संगोष्ठी जिसको कहते हैं, हिंदी में संगोष्ठी होता है यानी बैठक होता है, ठीक है। तो बौद्ध संगीति का 4 संगीतियाँ हुआ, कितने हुई? 4 संगीतियाँ हुआ है, यानी 4 बार बैठक की गई और उस चारों बैठक में क्या क्या निष्कर्ष हुआ उसके बारे में चर्चा है। तो सबसे पहला जो है प्रथम संगीति जो है वो क्या है? प्रथम संगीति यानी पहली बैठक जो है वो कहाँ हुआ था। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, या किसके शासनकाल में हुआ था, या उस जगह का प्रॉपर नाम बताइए जहाँ इसका प्रथम संगीति का आयोजन किया गया था। तो कहा था प्रथम संगीति का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। राजगृह या इसको हम लोग क्या कहते हैं? राजगीर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजगृह या राजगीर भी बोला जाता है। पहले लेकिन राजगृह था, बाद में राजगीर हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और राजगृह इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सप्तपर्णी गुफा। किस गुफा में? इसमें सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजगीर के पास एक गुफा है सप्तपर्णी। क्या है? सप्तपर्णी गुफा। यानी राजगीर जब आप जाएंगे घूमने के लिए तो वहाँ पे ही, यानी जो मेन राजगीर का जो कुंड है, कुंड के पहले इधर आता है दिखाने के लिए, जहाँ पे आपका ये है, क्या नाम है, जो जरासंध का जो अखाड़ा है वहीं के पास में एक सप्तपर्णी गुफा है जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ये कब हुआ था? तो यह जो इसकी आयोजन जो हुआ था, लगभग जो गौतम बुद्ध जो थे उस समय जीवित थे, यानी गौतम बुद्ध के मरने के तुरंत बाद हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब 483 ईसा पूर्व में अगर कहा जाए तो मगध पे कौन शासक था, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी? कभी प्रश्न ये भी पूछता है। तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। किसके शासनकाल में? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसका इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता जो किया था वो कौन थे बताइए? इनकी अध्यक्षता हुआ था महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किए थे। यानी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु। कहाँ हुआ था? राजगृह में। समय क्या थी? 483 ईसा पूर्व में। गुफा का नाम क्या था? सप्तपर्णी गुफा। क्या था? सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय शासक कौन था? यानी कहा जाता है कि संरक्षण किसका प्राप्त हुआ था? तो अजातशत्रु का हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अब क्या था कि इसमें बुद्ध की शिक्षा जो थी, जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा दिए, बुद्ध के शिक्षाओं का जो हुआ था वो संकलन किया गया था। यानी एक ग्रंथ बता सकते हैं। संकलन मतलब वही होता है संग्रहण करना, संकलित करना। तो वो का किया गया और उनकी शिक्षाओं का जो संग्रहण किया गया था, संकलित किया गया था, वो उसका नाम था पिटक। क्या था? पिटक में। अब ये पिटक है क्या? ये एक बार विकसित नहीं हुआ था,
ये जो पिटक आप मैंने लिख दिया हूँ, ये पिटक एक बार में विकसित नहीं हुआ कि हाँ एक बार में विकसित हो गया। ये कई पिटक थे, 3 पिटक थे। हम लोग जब दूसरे क्लास में पढ़े थे कि पिटक कितने थे, तो 3 थे। कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। लेकिन जब हम पहली बात करते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं का, क्योंकि हमने प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर रहा हूं, तो प्रथम बौद्ध संगीति में ये जो थे 2 पिटक का निर्माण किया गया था। जो पहला था क्या? विनय पिटक। विनय पिटक, ये पहला विनय पिटक और दूसरा था वो है सुत्त पिटक। क्लियर? यानी बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किसमें किया गया है? विनय पिटक और सुत्त पिटक में। अब क्या है कि विनय पिटक की जो रचना थी, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध के शिष्य जो थे वो उपाली ने किया था। और इसका सुत्त पिटक की रचना इसकी रचना जो थे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने किए थे। इसने आनंद ने किए थे। समझ में आ गई कि सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, ये दोनों की रचना किसने किया था। अब हम बात करते हैं कि इसमें विनय पिटक में क्या चीज है, किस घटना को संकलित किया गया है। तो इसमें भिक्षु जो थे, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के जो अनुशासन से संबंधित था, इसमें अनुशासन, ठीक है ना। इसमें क्या था कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के अनुशासन से था, अनुशासन से संबंधित जो नियम थे। क्लियर? अनुशासन से संबंधित नियम थे, उसका वर्णन आपको किसमें किया गया? विनय पिटक में किया गया। किसमें? विनय पिटक में क्या मिलता है? भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको जब आगे पढ़ेंगे, किसमें? द्वितीय बौद्ध संगीति में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में इसका जो है महत्व दिखेगा। क्योंकि यहाँ प्रथम संगीति है, प्रथम संगीति में क्या हुआ? इतने चीजों का घटनाक्रम में होता गया। तो सबसे पहला जो था वो पिटक, जो शिक्षाओं का जो संग्रह किया गया उसे पिटक में नाम दिया गया। और उस पिटक को जो यहाँ पे प्रथम में 2 भाग में बटा, वो था विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो विनय पिटक की रचना जो हुई वो उपाली नामक व्यक्ति, यानी बौद्ध गौतम बुद्ध का जो शिष्य थे उपाली, उन्होंने किया। और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया था। और ये सुत्त पिटक में किसकी घटना थी और किसका वर्णन है? तो ये सुत्त पिटक में 3 चीजों घटना का वर्णन है। किसका? 3 है। वो पहला है धार्मिक संभाषण, जो गौतम बुद्ध का जो धार्मिक संभाषण था, धार्मिक संभाषण, भाषण की बात की गई थी। और दूसरा इसमें जो था वो था बुद्ध के संवाद। इसमें बुद्ध के संवाद का वर्णन है, जो बुद्ध अगर संवाद किसी से किए हैं तो उसका वर्णन है। और तीसरी जो इसमें निकल के आया वो है जातक कथाएं। ठीक है, क्या है? जातक कथाएं। ये आपको प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि आखिर ये जातक कथाएं किसमें वर्णित है, तो हम लोग कहेंगे सुत्त पिटक। किसमें? सुत्त पिटक में जातक कथाओं का वर्णन है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे देखते हैं कि ये मेरा प्रथम बौद्ध संगीति का था। सेकंड है यहाँ पे आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम हो गया, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या है हमारा? द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की गई है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की गई है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या थे?
तो इसके अब ये था कि कहाँ संपन्न हुआ, पहला राजगीर में, तो दूसरा कहाँ हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन ये वैशाली में हुआ था। यानी कह सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसका जो आयोजन हुआ था वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल हुआ था। वो 100 साल कब हो जाएगा, वो है 393 ईसा पूर्व, लगभग मैं बताया हूँ क्योंकि 384 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन कई जगह पे 83 भी देता है और कई जगह पे 93 देता है। ये ऑथेंटिक है क्योंकि हमने युगनू का स्टडी मटेरियल से इसे फाइंड आउट किया था, तो उसमें ये युगनू में क्या है कि वो 393 दिए हुए हैं। तो 393 ईसा पूर्व में जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और आयोजन कहाँ किया गया था, वैशाली में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे शबाकमी। ठीक है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो शबाकमी ने किए थे। किसने किए थे, शबाकमी ने किए थे। अब यहाँ पे जो सबसे बात आई थी कि कौन कौन, एक पाटलिपुत्र जो थे, पाटलिपुत्र और वैशाली, वैशाली इनके जो भिक्षु थे, यहाँ के जो भिक्षु थे, और कौशाम्बी और अवंती, ये है कौशाम्बी व अवंती। ठीक है ना, कौशाम्बी और अवंती दोनों के थे। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि पाटलिपुत्र के और वैशाली के भिक्षुओं और कौशाम्बी और अवंती के भिक्षुओं में एक विवाद उत्पन्न हुआ। और विवाद किस बात को लेकर के हुआ, क्योंकि विवाद उस चीज को लेकर के हुआ जो विनय पिटक में वर्णित था, विनय पिटक में वर्णित था। अब विनय पिटक में क्या वर्णित था, हम लोग अभी क्या पढ़े कि भिक्षुओं से संबंधित जो अनुशासन का नियम था वो उसका संकलन हम लोग कहाँ किया गया था, वो विनय पिटक में किया गया था। कहाँ किया गया था, विनय पिटक में किया गया था। तो जब विनय पिटक की बात यहाँ पे आती है और यहाँ पाटलिपुत्र कौशाम्बी अवंती की बात आती है, तो इसके जो भिक्षु थे वो तो विनय पिटक को मानते थे, लेकिन कौशाम्बी और अवंती के जो लोग थे वो विनय पिटक के सिद्धांतों को मानने से इनकार कर गए। यानी वो यहाँ परिवर्तन चाहते थे। क्या चाहते थे कि परिवर्तन हो, यानी यहाँ पे सुधार हो, कुछ परिवर्तन लाया जाए। इसीलिए इसके नियमों को उन्होंने सुधार के रूप में मानने को तैयार हुए। किसने, कौशाम्बी और अवंती के भिक्षुओं ने। तो जब यहाँ पे ये हुआ तो यहाँ से बौद्ध संगीतियाँ में, बौद्ध धर्म में विभाजन आरंभ होता है, और इस विभाजन को यहाँ पे कहा गया स्थावीर, सॉरी थेरवादी कहते हैं इसको, या अस्थावीरवादी कहते हैं, अस्थावीरवादी या थेरवादी कहते हैं इसको। और यहाँ पे है महासंघिक, महासंघिक कहा गया। ठीक है, ये दो हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो भागों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, एक है अस्थावीर और एक है महासंघिक। अब अस्थावीर के जो थे ये विनय पिटक के सिद्धांतों को मानते थे, विनय पिटक के सिद्धांतों को मानते थे ये विनय पिटक के सिद्धांतों को माना कि नहीं, विनय पिटक में जो लिखा वो सही है, लेकिन इन्होंने परिवर्तन स्वरूप माना और नए नियम का समर्थन किया। इसने कहा कि नहीं, नए नियम लाया जाए, नए नियम का समर्थन किया इसने। ठीक है, पहला क्या कह रहा कि जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया संदेश था, उससे पालन करने की
बात कह रही है, और दूसरा नए नियम का समावेश कह रहा है। तब जब दो बात अगर खुल के कहीं पे आए तो विवाद उत्पन्न होता है, और वही विवाद के कारण था कि यहाँ क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। क्या हुआ, दो भागों में विभक्त हुआ। तो क्लियर होगी यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली कितना में 393 ईसा पूर्व में अध्यक्षता किसने किया, शवाकमी ने। और ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, परिवर्तन वो दो भागों में हुआ। हाँ, एक चीज इसमें ये छूटा कि इसका शासक कौन था, संरक्षण किसने दिया था, तो ये इसका कालाशोक था। ठीक है, कालाशोक, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसे प्राप्त हुआ, तो कालाशोक का संरक्षण प्राप्त हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसका प्राप्त हुआ था, कालाशोक का प्राप्त हुआ था। क्लियर। यहाँ विनय पिटक, क्योंकि वो जब विभाजन हुआ यहाँ से तो अस्थावीरवादी और महासंघिक हुए, और महासंघिक जो विनय अस्थावाद क्या था कि ये विनय पिटक को मानते थे और ये नए नियम का समर्थन किए। अब हमारा जो है वो है तृतीय बौद्ध संगीति, जो सबसे महत्वपूर्ण की बात करता है। कौन है, तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं हम लोग। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय संगीति की बात है। ठीक है, ये तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। ये आयोजन हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। और तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक किसे प्राप्त था, तो वो हमारा अशोक था। कौन था शासक उस समय, इसका शासक जो था वो उस समय अशोक था। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कितना, किस शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने किए थे, अध्यक्ष जो थे वो थे मोगालीपुत्र तीस, मोगालीपुत्र तीस थे। ठीक है ना, मोगालीपुत्र तीस थे, ये इनका अध्यक्षता किए थे। किसकी, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। अब यहाँ भी क्या था कि एक चीज, एक ग्रंथ की गठन की रचना की गई, और वो थी सिद्धांत, यानी गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का दार्शनिक विवेचन के संकलन किया गया। किसका, दार्शनिक सिद्धांतों का। यहाँ पे क्या था कि दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किया गया यहाँ। ठीक है ना, संकलित किया गया, दार्शनिक सिद्धांतों का संकलित किया गया, और जिसका नाम दिया गया, किसमें किया गया, इसका नाम था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। क्लियर, यानी दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किसमें किया गया, अभिधम पिटक में। हम लोग अभी बहुत बताए थे कि विनय पिटक, सुख पिटक था, ये दो था, और ये तीसरा आ गया अभिधम पिटक। क्या आ गया, अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक में क्या, किसकी चर्चा है, वो दार्शनिक सिद्धांतों का चर्चा है। इससे पहले भी सेकंड वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो 3 पिटक थी वो कौन कौन से थी, और उसमें किसका में किस चीज़ का वर्णन है। ये पूछता है, ये प्रश्न पूछता है कि अभिधम पिटक में किसका वर्णन है, या ऐसे पूछेगा कि निम्न में से किस पिटक में गौतम बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन या वर्णन है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अभिधम पिटक। कंफ्यूजन नहीं, अगर जातक कथा की बात करता है तो सुत्त पिटक की बात करेगा, और यदि फिर बुद्ध के संवाद की बात करता है तो सुत्त पिटक की बात करेगा, और जैसे ही भिक्षुओं के अनुशासन के संबंध में आएगी तो वो विनय पिटक में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये अभिधम पिटक की रचना हुई। अब है एक जो है हमारा चौथी और चतुर्थ संगीति जो थी वो चतुर्थ संगीति था। अब चतुर्थ संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ संगीति का आयोजन वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे शासक कौन था? किसके संरक्षण में ये इस संगीति का आयोजन किया गया? तो इस समय का शासक कनिष्क था। अब यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि अगर कोई पूछ दे कि निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, या कौन सा शासक बौद्ध धर्म का संरक्षण नहीं दिया था, तो उसमें दे देगा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म के संरक्षक नहीं थे, जो आप बता दिए। इसमें एक बिंबिसार है। तो लेकिन अभी यहाँ पे जो अगर हम 4 बताए तो उसमें तो क्लियर हो गया कि इन लोगों ने संरक्षण दिया था, तभी इसके शासन काल में संगीतियां का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये 4 हैं और ये कुंडल वन में हुआ था। यहाँ भी जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय उत्पन्न हुआ। ये 2 संप्रदाय हो गए। कौन कौन? एक तो कहलाए हीनयान, एक क्या कहलाए? हीनयान कहलाए। हीनयान क्या है? एक हीनयान हो गए, एक महायान हो गए। देखिए, एक क्या हुआ? महायान। यहां से एक प्रश्न ये आता है जो मैं बताऊंगा कि बोधिसत्व की अवधारणा, ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा किस संप्रदाय से है? यहाँ पे बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से है, या महायान शाखा से संबंधित है। इसमें क्या हुआ? सेमी कंडीशन थे। जो रूढ़िवादी थे वो हीनयान कहलाए, रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी कौन थे हम लोग पहले पढ़ चुके। और जो नए परिवर्तन के भी संबंधित थे वो क्या कहलाए? महायान कहलाए। अब यहीं से क्या था बताया, क्या बोधिसत्व की अवधारणा यहाँ आया था कि हाँ बोधिसत्व क्या है, और बोधिसत्व के क्वेश्चन पूछते हैं। अब बोधिसत्व क्या है कि महात्मा बुद्ध जिसने प्राणियों के कल्याण हेतु कई बार जन्म लिया, यही बोधिसत्व की अवधारणा है। क्लियर? और इन लोगों ने क्या किया? हीनयान ने सिर्फ क्या किया कि ये ज्ञान मार्ग और कर्म को अपनाया। इसने ज्ञान मार्ग को अपनाया, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को अपनाया, जबकि इसने भक्ति मार्ग को अपनाया, भक्ति मार्ग को अपनाया और मूर्ति पूजा का समर्थन किया। क्या किया? मूर्ति पूजा का समर्थन किया। किसने? बौद्ध धर्म ने। क्लियर? बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा कौन करता था? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज है बाद में, ठीक है, बाद में क्या हुआ कि हीनयान भी 2 भागों में विभक्त हो गया। क्या हुआ था? 2 भागों में विभक्त हो गया। किसमें? वैभाषिक में। एक हुआ वैभाषिक, एक वैभाषिक में हो गया, और इसी में एक सौत्रांतिक में। ठीक है, आगे चल करके हीनयान 2 भागों में विभक्त हो गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक, और महायान भी 2 भागों में विभक्त हो गया। क्या हुआ? महायान भी 2 भागों में विभक्त हो गया, और वो था कौन सी? शून्यवाद। जब दर्शन शास्त्र आप पढ़ेंगे
तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा शून्यवाद और एक हुआ विज्ञानवाद। ठीक है ना। इसका जो वर्णन है दर्शन शास्त्र में व्यक्त किया गया है ज़्यादा है। लेकिन अगर शून्यवाद का हम लोग तो क्या पढ़ेंगे, पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए है। तो जो शून्यवाद का जो हुआ और शून्यवाद का जो इसका प्रतिपादक हुए वो है नागार्जुन। नागार्जुन इसका प्रतिपादक हुए नागार्जुन ने, और विज्ञानवाद का प्रतिपादक हुए मैतन्य ने इसका प्रतिपादन किया। क्लियर, समझ गए होंगे, क्लियर है। तो महायान और हीनयान दो भाग में हुआ, किसमें, चतुर्थ संगीति में। अगर इसको ऐसे भी कह सकते कि महायान जो था चतुर्थ संगीति के बाद आया था, और यहाँ पे जब दो भाग में हुआ शून्यवाद और विज्ञानवाद, यहाँ वैभाषिक और सौत्रांतिक। तो समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी को ये समझ में आई होगी। और अगर वीडियो को समझ में आएगा या आया हुआ होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और शेयर करें। अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू।